नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ 2013। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी जो है वो उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो कंपनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द कम एंड पेनिस से हुई है। तो कम एंड पेनिस का अर्थ होता है साथ साथ तथा रोटी। अब इसमें अगर देखा जाए कि अर्थ की तरफ अगर हम जाते हैं तो कंपनी का विधिक अर्थ नहीं है। इसे सामान्य तौर पर बस यही माना जाता है कि समान विचार जो विचार होते हैं, तो समान विचार वाले व्यक्ति का एक ऐसा समूह जिन्होंने किसी व्यवसाय या व्यापार को करने के उद्देश्य से स्वयं को संगठित किया। कि कुछ लोग आपस में मिले जिनके एक जैसे विचार थे कि हमें कोई व्यापार या व्यवसाय करना है, तो उस उद्देश्य से वो लोग संगठित हुए। तो उस विचार को अग्रसर करते हुए उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया और उसे नाम दिया कंपनी। ठीक है, तो कंपनी का सामान्य अर्थ यही है कि समान विचार वाले व्यक्ति, उनका एक समूह, और जिन्होंने उस समूह को बनाया व्यवसाय या व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो ये हुई कंपनी की सामान्य अर्थ में जो परिभाषा है वो। अब देखते हैं कि हमारा कंपनी अधिनियम है वो इस बारे में क्या कहता है। तो कंपनी अधिनियम की धारा जो 2 है उसका सब सेक्शन 20 यानी कंपनी अधिनियम की धारा 2(20) कहती है कि कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम तथा पूर्ववर्ती किसी अधिनियम के अंतर्गत निगमित किसी कंपनी से है। तो इसका मतलब यही हुआ कि धारा 2(20) ये कहती है कि या तो कंपनी जो अभी कंपनी एक्ट है उसके अधीन रजिस्टर्ड हो, या उससे पहले अगर कोई कंपनी एक्ट रहा है जिसके अधीन वो कंपनी निगमित यानी कि रजिस्टर्ड रही हो। तो ऐसी जो कंपनी है वो इसको कंपनी इस अधिनियम के अधीन उसे कंपनी माना जाएगा। और इसके बारे में ये अधिनियम जो सेक्शन है वो एक चीज़ और कहता है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। तो कंपनी को एक व्यक्ति माना है जो कृत्रिम है, जिसका वास्तविक कारोबार किन्हीं सजीव व्यक्तियों के हित व लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और जिसका जो कारोबार किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। वो कुछ सजीव व्यक्ति हैं जो उस कंपनी के हिस्सेदार समझ लो, या उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनके हित और फायदे के लिए किया जाता है। इस संबंध में केस था नेशनल टेक्सटाइल वर्कर्स वर्सेज PR रामकृष्णन, इस नाम का केस था। तो उस समय जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के PN भगवती जी, तो उन्होंने इस बात को बोला कि इस बात को सर्वत्र स्वीकार कर लिया गया है कि कंपनी एक संपत्ति नहीं है। तो कंपनी को सिर्फ एक संपत्ति नहीं माना गया है बल्कि इसे एक कृत्रिम व्यक्ति भी माना है। अब सामान्य व्यक्ति की भांति कंपनी को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 277 के अधीन प्रदूषण के लिए दंडित किया जा सकता है। क्योंकि ये बात सभी को पता है कि जो कानून है वो सजीव व्यक्तियों के लिए बनाया गया है कि किसे दंडित किया जा सके, तो एक व्यक्ति को ही दंडित किया जा सकता है। अब इसी में अग्रसर करते हुए क्योंकि कंपनी को भी एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है, तो भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 277 इस पर लागू होता है तथा 133 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यवाही कर सकता है। तो जिस तरह से कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो एक व्यक्ति पर कार्यवाही करता है, उसी प्रकार उसे यह अधिकार है कि वो कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकता है और 277 के अधीन उसे प्रदूषण के लिए दंडित कर सकता है। इसके बाद देखते हैं कि इस चीज़ के लिए कंपनी की कुछ विशेषताएं होती हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहला तो ये कि कंपनी का अपना पृथक निगमित अस्तित्व होता है, रजिस्टर्ड उसका अस्तित्व होता है एक कंपनी का। इस चीज़ को जो बताया गया है वो डार्टमाउथ वर्सेज वुडवर्थ एक केस था जिसमें निश्चित किया गया कि निगमित निकाय
जो कंपनी होती है वो एक निगमित निकाय, कृत्रिम, अदृश्यमान तथा अमूर्त होता है। तो ये बात तो मानते हैं कि वो अदृश्य होता है, नज़र नहीं आता, उसका जो अस्तित्व है, लेकिन उसका अस्तित्व माना गया है जो विधि के लिए माना गया है। तो कंपनी की एक अपनी हैसियत होती है, उसका एक अस्तित्व होता है। इस चीज़ को डिफाइन किया है सोलोमन वर्सेस सोलोमन जो केस था, ये केस जो था इसमें ऐसा था कि एक सोलोमन नाम का एक व्यक्ति होता है और उसका जो कारोबार होता है वो थोक व्यापारी होता है जूतों का, बूट और जूतों का उसका एक व्यापार था और उसका कारोबार बहुत अच्छी स्थिति में था। तो उसने ये सोचा कि क्यों न इस कारोबार को आगे बढ़ाया जाए और 1892 में उसने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रखा सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो ये कंपनी उसने बनाई और उस कंपनी के जो हिस्सेदार बनाए, जो सीमा नियम उसका होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उसके अनुसार जो पूंजी लगाने वाले व्यक्ति थे वो 7 व्यक्ति थे, जिसमें वो खुद, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री और 4 पुत्र शामिल किए थे। तो ये लोग थे जो पूंजी लगाने वाले थे उस कंपनी में सीमा नियम के अनुसार। तो इन 7 और ये ही लोग कंपनी के सदस्य भी बन गए। फिर कंपनी के निदेशक मंडल में यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सोलोमन ने खुद को, यानी कि खुद सोलोमन और उसके 2 पुत्रों को शामिल किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए। फिर सोलोमन ने अपनी ही कंपनी को, अपना जो पुराना व्यापार था, जो जूतों का व्यापार था, कारोबार था, उसे इस कंपनी को सेल कर दिया, 40,000 पाउंड में बेच दिए। ठीक है। अब नगद राशि देने की बजाय कंपनी ने सोलोमन को भुगतान स्वरूप एक पाउंड के 20,000 पाउंड के पूर्ण चुकता अंश यानी कि फुल्ली पेड शेयर्स दे दिए और 10,000 पाउंड के ऋण पत्र, डिबेंचर जो होते हैं, वो जारी कर दिए और बाकी के 10,000 पाउंड उसे नगद में दे दिए। तो इस प्रकार 40,000 पाउंड में उसने उस कंपनी को अपना कारोबार सेल कर दिया। ठीक है। और जब कंपनी का विघटन हुआ तब कंपनी के पास सिर्फ 6,000 पाउंड की आस्तियाँ, एसेट्स बचे थे और कंपनी का दायित्व जो था वो 17,000 पाउंड का था कि 17,000 पाउंड उसे चुकाने थे विघटन के बाद, जिसमें से 10,000 पाउंड तो सोलोमन के ऋण के रूप में ही चुकाने थे, जो उसने ऋण पत्र जारी किए थे खुद के लिए। तो सोलोमन के 10,000 पाउंड देने थे और बाकी के 7,000 पाउंड थे वो अप्रतिभूत लेनदार, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो थे, उनको देने थे। इसके परिणाम स्वरूप ऋणधारी जो सोलोमन को भुगतान करने के पश्चात कंपनी के पास अन्य लेनदारों को देने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचता था। तो जो असुरक्षित लेनदार थे उन्होंने दावा किया कि उनका धन उन्हें पहले भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सोलोमन जो है, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी कभी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में ही नहीं आई थी, क्योंकि यह कंपनी और सोलोमन नाम का व्यक्ति वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। तो ये उनका कहना था, जो असुरक्षित लेनदार थे। अतः सोलोमन स्वयं ऋणदाता नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त उस कंपनी का प्रबंध निदेशक भी सोलोमन स्वयं ही था और उसके 2 पुत्र थे। तो ये कहना था सामने वाले जो असुरक्षित लेनदार थे, तो उनका कहना था कि इस वजह से जो ऋण है वो पहले हमें चुकाया जाए, हमें दिया जाए। अब इस केस के बारे में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उन्होंने अभी निर्धारित किया कि वैधानिक दृष्टि से सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक स्वतंत्र कंपनी थी जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों से पूर्णतः भिन्न था। ठीक है। और यह बात अलग है कि निगमन के पश्चात उसका कारोबार पूर्व की भांति ही रहा हो तथा वे ही व्यक्ति उसके प्रबंधक हो। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ही व्यक्ति उसको चलाने वाले हों, लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी एक स्वतंत्र अस्तित्व था कंपनी का। तो चाहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वही लोग चला रहे हों जिन्होंने उसे बनाया है। तो विद्वान न्यायाधीशों ने निर्णय दिया
कि सुस्थापित अधिनियम में यह उल्लेख कहीं भी नहीं है कि सीमा नियम यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य असंबद्ध होने चाहिए। तो ये कहीं नहीं लिखा सीमा नियम में कि भाई जो कंपनी चलाने वाले सदस्य हैं वो कोई और होने चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका केस जिसमें जो निर्णय दिया कोर्ट ने निर्णय दिया कि सोलोमन को अप्रतिभूत लेनदारों की तुलना में ऋण के भुगतान की प्राथमिकता का अधिकार है। तो यहाँ ये डिफाइन किया गया कि कंपनी का एक अलग अस्तित्व है और सोलोमन जो है वो प्राथमिक तौर से लेनदार है जिसने अपने कारोबार इस कंपनी को बेचा था, इसलिए पहले जो ऋण है वो सोलोमन का चुकाया जाए। तो ये था केस सोलोमन एंड सोलोमन का। अब इसकी जो सेकंड विशेषता है वो देख लेते हैं कि कंपनी को निवास, अधिवास और राष्ट्रीयता का अधिकार होता है। अब क्योंकि अब देखा जाए तो कंपनी को नागरिकता प्राप्त नहीं होती, फिर भी कंपनी को राष्ट्रीयता, निवास और अधिवास अवश्य होता है। ये तो रहता ही है कि कंपनी कहाँ की है, कहाँ इस टाइम इस्टेब्लिश है, तो उसी जगह की उसको राष्ट्रीयता मिलती है। जैसे इंडिया में अगर कोई कंपनी है तो वो इंडियन कंपनी है, तो राष्ट्रीयता उसकी इंडियन हो गई। इंडिया में वो निवास करती है और इंडिया में वो वास करती है। तो कंपनी का एक निवास होता है, अधिवास होता है और उसकी एक राष्ट्रीयता ज़रूर होती है। इस संबंध में केस था गैरेस्क्यू वर्सेस इनलैंड रेवेन्यू। अब इसमें कोर्ट ने कहा कि यह सत्य है कि निगमित निकाय को एक व्यक्ति के अर्थ में अधिवास प्राप्त नहीं होता, कि ये तो उन्होंने माना है कि निगमित निकाय जो है एक व्यक्ति की तरह एक व्यक्ति नहीं होता, इसलिए उसको एक व्यक्ति की तरह अधिवास प्राप्त नहीं होता, लेकिन एक वास्तविक व्यक्ति के सदृश उसे निवास और राष्ट्रीयता के लक्षण प्रदान किए जा सकते हैं। तो कोर्ट ने यह माना कि कंपनी चाहे एक जीवित व्यक्ति की तरह नहीं होती, लेकिन एक जीवित व्यक्ति की जैसे ही उसे निवास और राष्ट्रीयता प्रदान की जा सकती है। तो आज के जो हमारा वीडियो है आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो बाकी की विशेषताएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब